भाई सीधी सी बात है ना, जो बच्चा लास्ट के 2 महीनों में पढ़ेगा वो कैसे पढ़ता है मैं बताती हूँ। इसका मतलब समर वेकेशंस में भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि असली पढ़ाई करने की हैबिट तुम्हारी अभी ही डेवलप हो पाएगी बेटा। टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने का, तो 1.5 घंटे तुम्हें क्या करना है, साइंस पढ़ लेनी है। हेलो बच्चा पानी, दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति। और हुआ ये कि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो अभी क्लास 10th में पहुंचे हैं, और उन सभी मैसेजेस में से एक कॉमन क्वेश्चन निकल करके आया कि मैम हमारे ना समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ स्कूल्स में हो सकता है कि स्टार्ट हो भी चुके हों, तो घर पर मम्मी पापा और दीदी भैया ये बोल रहे हैं कि समर वेकेशंस को ना बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं होने देना है। तो इसलिए समर वेकेशन में भी क्या करो, पढ़ाई करो, और ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो कि तुम्हारा सिलेबस ही जो है क्लास 10th का कंप्लीट हो जाए समर वेकेशन में। वहीं कुछ हमारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि यार जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, समर वेकेशन में कौन ही पढ़ता है यार। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं तो दे देंगे भाई, 9th के भी तो फाइनल एग्जाम दिए थे ना, तो 10th के भी बोर्ड एग्जाम दे देंगे, क्या बड़ी बात हो गई। कुछ सीनियर्स हैं वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हमने तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना लास्ट के 2 महीनों में पढ़ाई करी थी, और ऐसे पढ़ाई करी थी कि बिल्कुल धूम मचा दी थी। तो अभी तो तुम लोग छोटे हो, 9th से निकल करके अभी तुम 10th में आए हो, तो समर वेकेशन में रिलैक्स करो, चिल मारो, जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। तो मैम बड़ी कंफ्यूजन है, क्या करना है, समर वेकेशन में पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, और अगर करनी है तो क्या सिलेबस ही कंप्लीट कर लेना है, मैम क्या करना चाहिए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार सवाल तो अच्छा है, इनफैक्ट काफी अच्छा है, तो इस अच्छे सवाल का अच्छा जवाब भी होना चाहिए, है ना। तो वही अच्छा जवाब लेकर के मैं आई हूं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और अपने समर वेकेशंस के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी की तलाश में हो, एक अच्छे टाइम टेबल की तलाश में हो, तो बेटा आप पहुंचे हो एक बहुत ही सही जगह, आप पहुंचे एक बहुत ही अच्छे वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को देने जा रही हूं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत ही लॉजिकल स्ट्रैटेजी जो क्लास 10th का हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है अपने समर वेकेशंस में। करना आपको बस इतना है कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि जब स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आएगी तभी तो आप उसको फॉलो कर पाओगे ना। और अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना वीडियो को, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना भाई। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको समर वेकेशंस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बताऊं, बेटा मैं आप सभी बच्चों को जो अभी अभी क्लास 9th से निकल करके क्लास 10th में आए हैं, उन सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस देना चाहती हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है वो तो बता ही दूंगी, लेकिन एक छोटी सी एडवाइस पहले मुझसे तुम लेते हुए आगे बढ़ो। देखो मुझे पता है कि इस समय ना तुम्हें बहुत सारे अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे बोलेंगे कि यार क्लास 10th में ठीक है पहली बार बोर्ड एग्जाम देने होते हैं, लेकिन ना वो बोर्ड एग्जाम इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल टाइप के ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है 10th बोर्ड एग्जाम्स को। तुम्हें अपने स्कूल में कुछ सीनियर्स भी मिलेंगे जो तुम्हें ये ज्ञान देंगे कि अरे फालतू में जो ना हाइप बना के रखी हुई है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की, हमने तो एग्जाम के 2 महीने पहले से जो है पढ़ाई करनी शुरू करी थी, और ऐसी पढ़ाई करी थी, ऐसी पढ़ाई करी थी कि आग लगा दी थी। कितने परसेंटेज बने थे, 80% बने थे, 85% भी बने थे। ओके, अगर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 80% बन रहे हैं, 85% बन रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं इन परसेंट को बुरा नहीं बोल रही हूं। लेकिन बेटा आखिरी के 2 महीने पढ़ने में और पूरे साल पढ़ाई करने में, पूरे सेशन में पढ़ाई करने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तुम अपना बोर्ड एग्जाम देकर आते हो, जब रिजल्ट आता है, जब उसकी मार्कशीट आती है, तो मार्कशीट में जब तुम्हारे ड्रीम परसेंटेज लिखे होते हैं, जब तुम्हारे ड्रीम स्कोर लिखे होते हैं, तो बेटा उसकी जो खुशी है ना वो अलग ही लेवल की होती है। माँ बाप के लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है वो। लेकिन ये भी एक सच है, ये एक फैक्ट है कि तुम्हारी मार्कशीट में तुम्हारा ड्रीम परसेंटेज तभी तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुमने पूरे साल मेहनत करी होगी। जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है ना बेटा, वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 95, 96, 97, 98, 99% तक लेकर के आ सकता है, उसके पास इतनी क्षमता हो जाती है। तो क्या फर्क नहीं है 80% में और 95% में? बिल्कुल फर्क है, और ये फर्क तो बच्चे की चेहरे की खुशी में ही दिख जाता है। अगर 80% आया होगा तो बच्चा खुश होगा, और अगर 95, 96, 97 ले आया होगा तो फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आखिरी के बेटा 2 महीनों में पढ़ने में और पूरे साल पढ़ाई करने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। ना सिर्फ परसेंटेज में ये फर्क देखने को मिलता है, बल्कि बेटा ज्ञान में, नॉलेज में भी ये फर्क देखने को मिलता है। आप पूछोगे कि मैम ये कैसे आपने बोल दिया, तो अब मेरी बात सुनो। अभी 4 मई को 2025 4 मई को नीट का पेपर हुआ था, और नीट के इतिहास में सबसे डिफिकल्ट पेपर सेट किया गया था। जो एक्सपर्ट थे जब उन्होंने पेपर एनालाइज किया तो वो भी रह गए थे कि बाप रे इतना टफ पेपर कोई कैसे सेट कर सकता है नीट एग्जाम के लिए। लेकिन फिर इसके बाद में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी ना, वो इस पेपर को सॉल्व कर ले जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें
कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, पूरी नॉलेज हो, अगर तुम कॉन्सेप्ट को लेकर के एकदम क्लियर हो, तो बेटा उस कॉन्सेप्ट से कैसा भी सवाल क्यों ना बन जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, तुमसे वो इजीली बन जाएगा, तुम उसको कर ले जाओगे। और किसी भी कॉन्सेप्ट को बेटा तुम डिटेल में तभी पढ़ पाते हो जब तुम्हारे पास समय हो, जब तुम्हारे पास टाइम हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, उसको देने के लिए। और समय तुम्हारे पास तभी होता है जब तुम सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ाई करने में लग जाते हो। भाई सीधी सी बात है ना, जो बच्चा लास्ट के 2 महीने में पढ़ेगा वो कैसे पढ़ता है मैं बताती हूँ। मेरे को सब पता है बेटा, हर साल बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और मेरे पास हर तरह का बच्चा आता है। तो लास्ट के 2 महीनों में पढ़ाई कैसे होती है, बच्चा कैसे करता है मैं बताती हूँ। वो देखता है लाइन से 1 शॉट, फिर वो लगाता है PYQs, फिर वो लगाता है सैंपल पेपर और बोलता है कि मैम हो गया, सिलेबस डन। और उतना करके जो है उसके बोर्ड एग्जाम में 80-85% तक आ जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहां गई, खड्डे में। भाई आखिरी के 2 महीनों में पढ़ाई तो वैसे ही होगी, टॉपिक वाइज लेक्चर्स नहीं देखे जाएंगे, 1 शॉट्स देखे जाएंगे, 1 शॉट्स के थ्रू चैप्टर निपटाए जाएंगे, शॉर्टकट लगाया जाएगा, PYQs लगाए जाएंगे। नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाले वो नहीं सॉल्व किए जाएंगे, सिर्फ PYQs लगाए जाएंगे, सैंपल पेपर लगाए जाएंगे, बस हो गया काम। कॉन्सेप्ट को कब पढ़ा गया है, पढ़ा ही नहीं गया, पूरी 10th निकल गई, पूरा सेशन निकल गया, कॉन्सेप्ट कहां पढ़े पता नहीं। और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है बेटा तो फिर क्लैरिटी कहां मिलेगी, और अगर क्लैरिटी नहीं मिली तो फिर 11th-12th में क्या करोगे, फिर मुसीबत आएगी सर पे कि नहीं आएगी। क्योंकि 11th-12th में तो बच्चे से डिमांड ही की जाती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की, कि बच्चा कॉन्सेप्ट पर फोकस करे, कॉन्सेप्ट समझे, तो सवाल तो बन ही जाएंगे। तो लास्ट के 2 महीनों में पढ़ने में और पूरे साल पढ़ाई करने में यह फर्क होता है। एक तो परसेंटेज में वो डिफरेंस क्लियरली दिखता है, और दूसरा नॉलेज में, ज्ञान में, कि जो आखिरी के 2 महीनों में पढ़ेगा उसके पास इतना ज्ञान होगा नहीं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी नहीं। और जो पूरे साल मेहनत करेगा बेटा उसके पास ना इतना समय है, भाई समय होगा तब तो तुम दोगे ना, तो तुम्हारे पास इतना सारा समय होता है, तो तुम इतना सारा समय दे पाते हो कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, डेप्थ में तुम जा पाते हो किसी भी टॉपिक के, और फिर चाहे जैसा भी सवाल है जो तुम उसको कर ले जाते हो। तो ये फर्क है बेटा। अब तुम खुद देखो, तुम इस वीडियो को यहां तक देख पाए, तुम इस वीडियो में आए हो, तुम इसको यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं तुम अपनी पढ़ाई के लिए खुद ही सिंसियर हो। ऐसा तो नहीं है तुम में से कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है कि साथ में मम्मी बैठी, साथ में पापा बैठे हैं, इसलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं। तुम यहां तक पहुंचे हो, तुम इस वीडियो को यहां तक देख पाए हो, इसका मतलब क्या, कि तुम खुद अपनी पढ़ाई को लेकर के सिंसियर हो। अगर बेटा तुम सिंसियर हो, तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे थे कि मैम लास्ट के 2-3 महीनों में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, बेटा उस आइडिया को अभी के अभी डंप करके आओ कचरे के डब्बे में। ये आइडिया नहीं लगाना है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। चाहे कोई तुमसे आकर के कितना भी बोले कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ो, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, बिल्कुल मत देखो ना, बिल्कुल सुनो ऐसे लोगों को, बकवास मत सुनो इनकी, क्योंकि लिटरली ये बकवास है। 9th निकाली तुमने रट्टाफिकेशन से, 10th नहीं निकलेगी, और अगर 10th निकालने की कोशिश करोगे ना तो 11th-12th में फंसोगे यार, कब तक फंसते जाओगे। हैबिट अभी से डेवलप कर लो ना कॉन्सेप्ट को समझने की, उनको सीखने की, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो तुम खुद समझदार हो बेटा, तुम खुद बड़े हो चुके हो, अब छोटे नहीं रहे हो, बालक नहीं रह गए हो, बड़े हो गए हो, और यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब सिंसियर भी हो। तो वो आइडिया लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ने का, वो वहीं के वहीं फेंक के आओ, आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये शॉर्टकट जो है बेटा, ये शॉर्टकट नहीं लेना है, पूरे साल मेहनत करनी है, पूरे सेशन में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये छोटी सी एडवाइस ही तुम सबको मैं देना चाहती थी। अब आते हैं सवाल के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि समर वेकेशंस में पढ़ाई करनी चाहिए। आप बोलोगे कि मैम अभी अभी आपने हमें समझाया है कि पूरे साल मेहनत करनी है, पूरे सेशन पढ़ाई करनी है, तो मैम एक काम करते हैं, समर वेकेशंस में पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या ही हो जाएगा। मैम समर वेकेशंस तो देखो वैसे भी 40 से 45 दिनों के होते हैं, तो 40-45 डेज में अगर थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेंगे तो क्या ही चला जाएगा। भाई पूरे साल तो पढ़ाई करनी है ना, यही तो बेटा पॉइंट है, यही तो एक ट्विस्ट है। ये जो 40-45 डेज का जो टाइम होता है ना समर वेकेशंस का, ये एक बेस्ट टाइम होता है बेटा पढ़ाई करने की हैबिट को डेवलप करने के लिए। भाई तुम्हें पूरे साल पढ़ाई करनी है ना, मेहनत करनी है, तो वो पढ़ाई करने की आदत कब तुम्हारे अंदर पैदा होगी, वो हैबिट कब डेवलप होगी, समर वेकेशंस में ही होगी। इसका मतलब समर वेकेशंस में भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि असली पढ़ाई करने की हैबिट तुम्हारी अभी ही डेवलप हो पाएगी बेटा। और पता है इसका एक और फायदा भी है, दूसरा फायदा यह है समर वेकेशंस में पढ़ाई करने का, कि देखो जब आपके स्कूल चल रहे होते हैं तो आप 6 से 7 घंटे का स्कूल करके आते हो, फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं तुमने ट्यूशन कोचिंग में भी एडमिशन लेके रखा होता है, तो वहां भी चले जाते हो। घर आते आते तुम्हें बच जाते हैं शाम के 7-7:30, फिर डिनर टाइम हो जाता है, फिर तुम्हें लगता है कि थोड़ी देर टीवी देख लें, है ना, फिर तुम्हें याद आता है कि अरे यार स्कूल से तो होमवर्क भी मिला था, तो स्कूल का होमवर्क करते हो, ट्यूशन कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है तुम उसको रिवाइज करते हो, और इतना इतना करते करते बच जाते हैं रात के 10-11, और फिर मम्मी सुला देती हैं। यानी कि जब तुम्हारा स्कूल चल रहा होता है ना बेटा, तो जितना तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया होता है, जितना तुम्हें तुम्हारी ट्यूशन कोचिंग में पढ़ाया जाता है, तुम बस घर आकर के उसको रिवाइज कर पाते हो। कुछ अलग पढ़ने का, कुछ नया पढ़ने का, आगे बढ़ने का तुम्हारे पास ना टाइम होता है,
ना तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी होती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, इंसान के बच्चे हो तुम लोग, तो थकोगे, मशीन तो हो नहीं, रोबोट तो हो नहीं कि बस चार्ज किया और पुर 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 करके सब हो गया। तो जब तुम्हारे स्कूल चल रहे होते हैं तो तुम सिर्फ स्कूल के साथ चल पा रहे होते हो, कि जितना पढ़ाया स्कूल में, जितना पढ़ाया ट्यूशन कोचिंग में, बस वो आकर के रिवाइज कर लिया। कुछ नया पढ़ना या किसी टॉपिक में मान लो कि अगर इंटरेस्ट आ भी रहा होगा तो भी तुम अपने आप को बोलोगे कि अरे नहीं 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 नहीं, फटाफट करते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है इसका कल स्कूल में टेस्ट है। तो जितना स्कूल में पढ़ रहे हो, जितना ट्यूशन कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम बस उसको आके रिवाइज कर पाते हो, नया कुछ पढ़ ही नहीं पाते हो। किसी टॉपिक को डेप्थ में जाने की अगर कोशिश करोगे भी तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास उतना समय ही नहीं है, उतनी तुम्हारी बैंडविड्थ ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर स्कूल भी जाना है। वहीं जब बात आती है समर वेकेशंस की, तो स्कूल तो है नहीं, ट्यूशन कोचिंग भी नहीं है। चलो हो सकता है कि कोई बच्चों की ट्यूशन कोचिंग अभी भी चल रही हो, लेकिन स्कूल तो नहीं है ना। तो समर वेकेशंस में तुम्हारे पास इतना टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए कि अगर तुम्हारा किसी टॉपिक में मन लग भी रहा है तो तुम बोलोगे कि यार चलो इस टॉपिक को पढ़ ही लेते हैं, निपटा ही लेते हैं, कौन सा कल स्कूल जाना है। रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो, है कि नहीं। तो 2 फायदे तुमको मैंने बता दिए समर वेकेशंस में पढ़ाई करने के, कि अगर तुम समर वेकेशंस में भी पढ़ाई करते हो तो पहला फायदा ये कि समर वेकेशंस में जो तुम पढ़ाई करने का अपना एक रूटीन सेट करते हो ना, वो रूटीन तुम स्कूल खुलने के बाद भी फॉलो कर सकते हो। भाई देखो, रूटीन बस फॉलो करने की बात होती है, सेट करने की बात होती है। एक बार तुमने लग के 20 से 25 दिन तुमने किसी रूटीन को फॉलो कर लिया ना, तो फिर वो तुम्हारा सेट हो जाता है। फिर इसके बाद में दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, तुम उस रूटीन को फॉलो करते ही रहते हो। तो अगर समर वेकेशंस में पढ़ाई करने का तुमने रूटीन बना लिया है, तो जब तुम्हारे स्कूल रीओपन होंगे ना, तुम अपने पढ़ाई करने वाले रूटीन को उसके बाद भी फॉलो करते जाओगे। और दूसरा ये कि अगर तुम समर वेकेशंस में पढ़ाई करते हो तो तुम अपने स्कूल या अपने ट्यूशन कोचिंग के सिलेबस से आगे निकल सकते हो भाई, जो कंटिन्यूस स्कूल और ट्यूशन क्लासेस के साथ पॉसिबल नहीं होता है, समर वेकेशंस में पॉसिबल है कि तुम सिलेबस के हिसाब से तुम आगे बढ़ सकते हो। तो 2 फायदे तुमको मैंने बता दिए हैं। अब ये फायदे अगर तुम्हें समझ में आ गए हैं तो अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि मैंने ये तो बोल दिया कि हाँ समर वेकेशंस में पढ़ना है, तो आप बोलोगे कि मैम अब तो हमारी नस ही काट लो है, अब क्या मतलब हम क्या स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन कोचिंग नहीं जाना है, तो इसका मतलब पूरा टाइम पढ़ते रहेंगे समर वेकेशंस में। नहीं बेटा, मैं पढ़ाई करने के लिए बोल रही हूँ, मैं ओवरलोड होने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि बेटा ऐसे पढ़ाई करो कि पूरा सिलेबस ही निपटा दो। अरे नहीं यार, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा सेशन है अभी। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आदत बना लो पढ़ाई करने की, और पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सिलेबस भी तुम्हारा स्कूल और कोचिंग के कंपैरिजन में आगे निकल जाएगा। इतने में ही तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी यार 10th की, क्यों चिंता करते हो। तो मैं तुमसे तुम्हारे समर वेकेशंस में हर दिन सिर्फ और सिर्फ बेटा 4 घंटे का समय मांग रही हूं, ज्यादा नहीं। तुम बोलोगे मैम 4 घंटे, अरे यार दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 4 घंटे मांग रही हूं, बाकी 20 घंटे तो तुम्हारे, तुम्हें जो करना है करो, झूमो गाओ, नाचो गाओ, सो खाओ, फिर जो करना है करो। बस दिन के मैं तुमसे 4 घंटे मांग रही हूं, और बस इन 4 घंटों में ना 3:3 का रूल पूरा हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैम ये 3:3 रूल क्या होता है। यही तो मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरी बात को एकदम कान खोल करके सुनते जाना। क्लास 10 में तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और एक तुम्हारा होता है एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब इन 6 सब्जेक्ट में से मैं बात करूंगी तुमसे 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। यानी कि जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं ना, उसमें आप ये जो आपकी 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे। आप बोलोगे कि मैम ये तो मतलब बुरी बात हो गई, माना कि आप साइंस टीचर हो तो आपने तो जो है ना पार्शलिटी कर दी हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ, और जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है उसके साथ। बेटा ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो टाइम टेबल है, ये ना सिर्फ प्रैक्टिकल है, ना सिर्फ ये लॉजिकल है, ये एक ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी भी है बेटा। मैं तुमसे अगर बोलूंगी भी कि चलो बच्चों निकालो अपनी हिंदी की किताब, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर, तुम बेटा समर वेकेशंस में हिंदी का चैप्टर पढ़ोगे क्या? तुम नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है। मैंने क्या बोला, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और ऑनेस्ट भी है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेजेस और जो तुम्हारे वो होता है ना एडिशनल सब्जेक्ट, ये तुम एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हो या एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ते हो। अभी से पढ़ाऊंगी तो नहीं पढ़ोगे, बोलूंगी भी तो भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर क्या मतलब है उसको टाइम टेबल में सेट करने का? अभी उसको साइड में ही रहने दो। हम बात करते हैं 3 कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या मेरा 3:3 रूल, कि 6 में से जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे स्पेशली अपने समर वेकेशंस में 40 to 45 डेज के इस टाइम में, और जो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट होंगे उनको हमारे पास पूरा सेशन पढ़ा है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब वापस आते हैं कि तुम्हें कब कब क्या क्या पढ़ना है। ये तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें 40-45 डेज में क्या क्या पढ़ना है। समर वेकेशंस में तुम्हें साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो भी सुनो।
मैं तुमसे 4 घंटे में से दिन के मतलब दिन के 24 घंटों में से मैं तुमसे 4 घंटे मांग रही हूं। अब इन 4 घंटों को भी मैंने डिवाइड कर दिया है 3 अलग अलग हिस्सों में। ये हो गया पहला 1.5 घंटा, ये हो गया दूसरा 1 घंटा, और ये हो गया तीसरा 1.5 घंटा। सुबह सुबह सोकर के उठे हो, फ्रेश माइंड के साथ सोकर के उठे हो, स्कूल तुमने जाना नहीं है, तो जैसे मान लो कि तुम सुबह 7 बजे सोकर के उठे हो, 8 बजे तक तुम फ्रेश हो लिए, ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब 8 बजे तुम बिल्कुल फ्री हो। अब तुम्हें क्या करना है, 8 से लेकर के 9:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे तुम्हें क्या करना है, बैठ करके साइंस पढ़नी है। आप बोलोगे कि मैम साइंस ही क्यों? क्योंकि बेटा साइंस में चीजें याद करने के लिए भी होती हैं, और सुबह सुबह तुम उठे हो फ्रेश माइंड से, तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो तुम क्या करो, फालतू बातें उस खाली दिमाग में डालने से बेहतर है तुम उसमें साइंस के कुछ फैक्ट्स डाल लो, साइंस के कुछ रिएक्शंस, कुछ फॉर्मूले, कुछ न्यूमेरिकल्स डाल लो। तो सुबह सुबह इंसान एकदम फ्रेश मूड से, फ्रेश ब्रेन से सोकर के उठता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने का। तो 1.5 घंटे तुम्हें क्या करना है, साइंस पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद में शाम के टाइम में 5 से 6 या 6 से 7, जो भी तुम्हारे लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो, उस 1 घंटे में तुम्हें क्या करना है, एसएसटी पढ़ लेनी है। और फिर रात में जब तुम्हारा डिनर हो गया, तुमने टीवी देख ली, इंस्टाग्राम पे तुमने रील्स भी बना ली हैं, अब तुम्हें क्या करना है, सोने से पहले जो है 1.5 घंटे क्या करनी है, मैथ्स पढ़ लेनी है। क्योंकि मैथ्स में बेसिकली तुम्हारी प्रैक्टिस ही होती है, तुम्हें क्वेश्चंस ही लगाने होते हैं। तो रात के टाइम जब तुम थोड़े से थक भी गए होंगे, भाई तुमने रील्स भी तो बनानी है ना, तो उतना तुम, जब तुमने पूरे दिन मेहनत करी है उसके बाद में तुम थक गए होंगे, तो थकने के बाद जो है मैथ्स तुम आसानी से कर ले जाओगे। इस टाइम पर अगर तुमसे मैं बोलूं कि एसएसटी याद करो या जो है ना साइंस याद करो, वो तो तुमसे नहीं होगा, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मुझे तुम पे विश्वास है। तो 4 घंटे को हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि सुबह 1.5 घंटा साइंस, शाम को 1 घंटा सोशल साइंस, और रात में 1.5 घंटा मैथ्स। आप बोलोगे कि मैम आपने एसएसटी के साथ जो है भेदभाव करा है, इसको केवल 1 घंटे का टाइम क्यों दिया है? बेटा 1 घंटे का टाइम इसलिए मैंने इसको दिया हुआ है क्योंकि सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। तुम्हें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, तुम्हें ज्योग्राफी भी पढ़नी, तुम्हें हिस्ट्री, ओह माय गॉड, वो भी पढ़ना है, तो उसमें लर्न करने के लिए बहुत सारा है। मैं बोलूंगी कि पूरा तुम जो है ना सोशल साइंस का सिलेबस इन 40 से 45 दिनों में कवर कर लो, है इन समर वेकेशन में कवर कर लो, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो लॉजिक, उसको कोई लॉजिक नहीं बनता। मैंने क्या बोला, बहुत ही लॉजिकल तुमको मैं आज ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, बहुत ही लॉजिकल टाइम टेबल तुमको आज मैं बता रही हूँ जो तुम फॉलो कर सकते हो, तभी तुम इसको बोलियो नहीं प्रैक्टिकल है। कि मैं तुमको बोलूँ कि बेटा पूरा जो सोशल है वो अपना क्या करो 45 डेज में पढ़ लो। अरे क्यों पढ़ लो यार, क्यों पढ़ लो? पहली बात तो पढ़ो ही क्यों, जब पूरा साल पढ़ना है, जब पूरे और भी आगे महीने बचे हुए हैं, तो सब कुछ अभी के अभी क्यों पढ़ के रख लें? और अगर चलो मान लिया हमने पढ़ने की कोशिश करी भी, तो जैसा कि तुमको मैंने बताया कि इतना सारा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, तुम याद करने की कोशिश भी करोगे तो भी क्या होगा, भूलते जाओगे यार। तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई करने का? इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखो ना किसी भी चीज को अगर करने जा रहे हो तो 1 घंटा ही दिया है सोशल साइंस को, ताकि जितना पढ़ो वो इफेक्टिव पढ़ो। मतलब इफेक्टिव स्टडी भी बेटा मैटर करती है, ये नहीं कि बस है करना है करना है करना है। अरे करना तो है, लेकिन अच्छे से भी तो करना है कि नहीं करना है। तो 1.5 घंटा साइंस, 1 घंटा सोशल साइंस और 1.5 घंटा मैथ्स। और ये टाइम टेबल तुम्हें हफ्ते के हर एक दिन फॉलो करना है, संडे को भी नहीं जो है ना छुट्टी मारनी है। छुट्टियां तो बेटा तुम्हारी चल ही नहीं है ना, तो संडे को ऐसा क्या है स्पेशल कि जो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, करनी पड़ेगी। तो संडे को भी तुम्हारा ये बेटा यही रूटीन, यही तुम्हारा जो है ना टाइम टेबल फॉलो होगा कि सुबह साइंस, दिन शाम को एसएसटी और रात में मैथ्स। ठीक है, अब ऐसा करने से होने क्या वाला है वो तुम सुन लो। भाई तुमने ये तो समझ लिया कि हाँ मैम समर वेकेशन में पढ़ाई करनी है, फिर इसके बाद में कैसे करनी है, टाइम टेबल क्या है, आपने वो भी बता दिया। लेकिन जो अब दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है कि मैम क्या ये समर वेकेशन में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उससे हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? देखो ये वही वाली बात आ गई, जब तुम्हारे पास साल के और भी महीने आगे बचे हुए हैं, जब तुम्हारे पास और भी आगे समय बचा हुआ है, तो इन 40 से 45 दिनों में अपने ऊपर इतना लोड क्यों लेना है? मैंने क्या कहा है, पढ़ाई करनी है, ओवरलोड नहीं करना है खुद को। जब पूरा साल आगे बचा हुआ है तो तुम्हें सिलेबस अभी के अभी कंप्लीट क्यों करना है? भाई क्या लॉजिक बनता है सिलेबस को अभी के अभी कंप्लीट करने का? तो पढ़ाई करो, सिलेबस की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये टाइम टेबल फॉलो करते हो ना बेटा, तो तुम्हारा काफी हद तक सिलेबस तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और समर वेकेशंस में कंप्लीट हो भी जाएगा। कैसे? पूरी कैलकुलेशन तुम देख लो कि समर वेकेशंस में मान लो कि तुम्हारी समर वेकेशंस हो रही है 45 डेज की, 45 डेज में करीबन मान लो कि लगभग आ रहे हैं 6 हफ्ते। अब अगर तुम मान लो कि तुमने आज से जो है, आज नहीं मंडे से जो है तुमने साइंस पढ़ना शुरू किया है हर दिन सुबह 1.5 घंटे, और तुम साइंस का एक चैप्टर कवर कर रहे हो 1 हफ्ते में। मंडे से तुमने पढ़ाई करना शुरू करा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन तुम जो है ना सुबह सुबह 1.5 घंटा क्या पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहे हो। साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तुम वो पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या कि तुम पूरा 1 हफ्ता दे रहे हो एक चैप्टर को, तुम पूरा 1 हफ्ता दे रहे हो एक चैप्टर को। और अगर तुम यही टाइम टेबल फॉलो करते हो तो 40-45 डेज यानी कि 6 हफ्तों में, अरे तुम 6 चैप्टर्स कवर नहीं कर लोगे क्या साइंस के?
एक हफ्ते में एक चैप्टर हो रहा है तो 6 हफ्तों में 6 चैप्टर्स नहीं हो जाएंगे? और तुम्हारी एनसीईआरटी में कितने हैं साइंस के चैप्टर्स? 13 है ना, वो 13 तो छोटा सा है। आर एनवायरमेंट वो तो 2 दिन में हो जाता है। मोटा मोटा मानो कि 12 चैप्टर है, तो बेटा 12 चैप्टर में से 6 चैप्टर्स तो तुमने क्या करे हैं, समर वेकेशंस में ही उड़ा दिए, यानी कि आधा सिलेबस तुम्हारा यही डन हो गया। मैंने क्या कहा था, टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए और हंसते खेलते तुम्हारा सिलेबस कई हद तक कवर हो जाए, तुम्हें पता भी ना चले। तो हर दिन समर वेकेशंस में सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ने से, मतलब कि 45 डेज का अगर तुम्हारा समर वेकेशंस है तो 45 दिन अगर तुम हर दिन क्या कर रहे हो, 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, 45 डेज में साइंस का आधा सिलेबस कवर कर सकते हो, 6 चैप्टर तुम कवर कर सकते हो। मैथ्स के साथ भी ऐसा ही है कि मान लो कि अगर मैथ्स में तुम्हारे 15 चैप्टर हैं और अगर तुम हर दिन क्या कर रहे हो, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो और हर हफ्ते में तुम क्या कर रहे हो, मैथ्स का एक चैप्टर कवर कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम, मैं तो मैक्सिमम लेके चल रही हूँ। हो सकता है कि कुछ चैप्टर को आपको कवर करने में 2 ही दिन लगे, 3 ही दिन लगे, तो मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ कि अगर तुम एक हफ्ते में एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैथ्स में भी क्या होगा बेटा, 45 दिनों में तुम मैथ्स के 6 चैप्टर लगा लोगे। कुछ बच्चों के 7 और 8 भी हो सकते हैं, मतलब वही आधा सिलेबस डन हो गया। तो ये फायदा है बेटा समर वेकेशंस में पढ़ाई करने का। आई होप कि ये जो स्ट्रैटेजी तुमको मैंने बताई है तुम इसको फॉलो करोगे, और जैसा कि तुमको मैंने बोला कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, हर एक चीज यहां पर तुमको मैंने बकायदा कैलकुलेट करके बताई है कि अगर मैं बोल रही हूं कि हाँ तुम्हारा सिलेबस भी कवर होता जाएगा तो कैसे होता जाएगा, तुमको मैंने वो बता दिया। ज्यादा टाइम भी मैं आपसे नहीं बोल रही देने के लिए कि तुम्हें 6 घंटे पढ़ना, नहीं, 4 घंटे इनफ है तुम्हारे लिए। तो सारी चीजें तुमको मैंने यहाँ पर बता दी हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप इस स्ट्रेटेजी को कितने सीरियसली, कितने सिंसियरली फॉलो करते हो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।